सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूं। इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने कान पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लाए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बताओगे? वह डर के मारे पीला हो आया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहां आओ, इनको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम मना रहे हैं जश्न रंगों का और कहानियों का भी। सबसे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया उन सब का जिन्होंने हमारे क्राउड फंडिंग में कंट्रीब्यूट कर कहानी जानी अनजानी के लिए रंग बिखेरे हैं। भाई आपके कारण कहानी जानी अनजानी है और भी कलरफुल। अगर आपने अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो आज ही करें piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक के जरिए। आपके साथ से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसी खुशी को मनाने के लिए हर बुधवार एक बोनस कहानी भी पब्लिश कर रहे हैं। क्या आपने इस सप्ताह की बोनस कहानी सुनी? स्वर्ग से जन्नत, कश्मीरी पंडितों के जीवन पर बहुत कम शब्दों में लिखी एक खूबसूरत कहानी जिसे लिखा है रोहित श्रीवास्तव ने। तो सुनना ना भूलिएगा। जानते हैं दोस्तों आज की कहानी में क्या खास है? अजी यही कि इस कहानी को सुनाने के लिए आप में से कई दोस्तों ने हमसे गुजारिश की है। तो लीजिए 99 एपिसोड को सेलिब्रेट करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। ये कहानी है पाजेब, जिसे लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी ने। जैनेन्द्र कुमार का जन्म अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ। एक साहित्य विचारक के रूप में भी इनका स्थान मान्य है। प्रेमचंद और जैनेन्द्र को साथ साथ रखकर ही जीवन और इतिहास को उसकी समग्रता के साथ समझा जा सकता है। जैनेन्द्र का सबसे बड़ा योगदान हिंदी गद्य के निर्माण में था। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पीयूष अग्रवाल पर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। पाजेब, जैनेन्द्र कुमार। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती है। उनकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती है कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं है। जिस पांव में पड़े उसी के अनुकूल ही रहती है। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि फिर दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी में इस तरह उनका न पहनना मुश्किल हो गया है। हमारी मुन्नी ने भी कहा, बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला, कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेगी? मैंने कहा, कैसी पाजेब? वही जैसी रुकमन पहनती है, जैसी शीला पहनती है। अच्छा अच्छा, मैं तो आज ही मंगा लूंगी। अच्छा भाई आज सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली न थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा, अच्छा तो तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेती आऊंगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी पहनकर खुशी के मारे यहां से वहां ठुमकती फिरी। रुकमन के पास गई और कहा, देख रुकमन मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सब ने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच वह चांदी की सफेद 2-3 लड़ियों सी टखनों के चारों ओर लिपटकर चुपचाप बिछी हुई बहुत ही सुघड़ लग रही थी और बच्ची की खुशी का ठिकाना न था। और हमारे महाशय आशुतोष जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी बजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना ही मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी बाइसाइकिल लेंगे। बुआ ने कहा, अच्छा बेटा अब के जन्मदिन को तुझे बाइसाइकिल दिलवाऊंगी। आशुतोष बाबू ने कहा, हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा, छी छी तू कोई लड़की है, जिद तो लड़कियां करती हैं
और लड़कियां रोती हैं, कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं। आशुतोष बाबू ने कहा, तो हम बाइसाइकिल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज। हाँ, यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइसाइकिल मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था। वह फिर उतार कर रख रखा दी गई, जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीक और सुबुक काम की थी और खासे दाम लग गए थे। श्रीमती जी ने हमसे कहा, क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी अपने लिए बनवा लूं? क्यों ना बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा, ओ जी, तुमने पाजेब तो नहीं देखी? मैंने आश्चर्य से कहा, क्या मतलब? देखो, यहां मेज भी इस पर तो नहीं है। एक तो है पर दूसरे पैर की मिलती नहीं है, जाने कहां गई। अरे जाएगी कहां, यहीं कहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। अरे ये क्या कर रही हो, यहां वह कहां से आएगी? जवाब में वह मुझी से पूछने लगी कि फिर कहां है? तुम्ही ने तो रखी थी, कहां रखी थी? अरे दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों को अच्छी तरह संभाल कर उस नीचे वाले बक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है, दूसरी गायब है। अरे तो चलकर वह इस कमरे में कैसे आ जाएगी? भूल हो गई होगी। एक रखी होगी, एक वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी। देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती कहा सुना करने लगी, तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूं कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। संभाल कर रखी थी तो फिर यहां वहां क्यों देख रही हो? जहां रखी थी वहीं से ले लो ना। वहां नहीं है तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। मेरा भी यही ख्याल हो रहा है। हो न हो बंसी नौकर ने निकाली हो। मैंने रखी तब वह वहां मौजूद था। तो उससे पूछा? वह तो साफ इनकार कर रहा है। तो फिर मैं क्या बताऊं? तुम्हें तो किसी बात की फिक्र ही नहीं। डांट कर कहते क्यों नहीं हो, उसी बंसी को बुलाकर, जरूर पाजेब उसी ने ली है। अच्छा, तो उसे क्या कहना होगा? यह कहूं कि ला भाई पाजेब दे? श्रीमती झल्ला कर बोली, हो चुका सब कुछ तुमसे। तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को शहजोर बना रखा है। डांट न फटकार, नौकर ऐसे सिर न चढ़ेंगे तो क्या होगा? कह तो रही हूं कि किसी ने उस बक्स से निकाला ही है, और 16 में 15 आने यह बंसी है। सुनते हो या नहीं? वही है। मैंने कहा, मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती। इस पर श्रीमती ने कहा, तुम नौकरों को नहीं जानते, ये बड़े छठे होते हैं। बंसी चोर जरूर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। तुमने आशुतोष से भी पूछा? पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा है। वह नहीं ले सकता। उसे पतंग का बड़ा शौक है। तुम तो उसे बताते बरचते कुछ हो नहीं। उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा। तुम ही हो उसे पतंग की शय देने वाले। अरे जो कहीं पाजेब भी पड़ी मिल गई हो तो? अरे नहीं नहीं, मिलती तो वह बता देता ना। खैर, बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा, यह तुम ही हो जिसने पतंग की इतनी इजाजत दी। बस सारे दिन पतंग पतंग, यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की भी कोई बात पूछो। मैं सोचती हूं कि एक दिन तोड़ ताड़ दूं उसकी सब डोर और पतंग। अरे छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा, क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है? तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो गया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा, देखो बेटा, ली हो तो कोई बात नहीं, सच बता देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल गया और वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए, इत्यादि। मैंने कहा,
अब बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं। सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो। बेटा, हम कोई सच कहने की सजा थोड़ा ही दे सकते हैं, बल्कि बोलने पर तो इनाम मिला करता है। आशुतोष तब बैठा सुनता रहा। उसका मुंह सूजा था। वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटा, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा, मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। यह कहकर वह रोने को हो आया, पर रोया नहीं। आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा, देखो बेटा, डरो नहीं। अच्छा जाओ, ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वह पाजेब मिल जाए। मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर वह फिर यहां वहां पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली, आशु से तुमने पूछ लिया? क्या ख्याल है? संदेह तो मुझे होता है, नौकर का तो काम यह है नहीं। नहीं जी, आशु भला क्यों लेगा? मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, यह और भी कहीं भयावह है। यह हमारी आलोचना है। हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो। यह बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना? वह कुछ देर कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा, अरे डरने की कोई बात नहीं। हाँ, बोलो, डरो नहीं। ठीक बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा है? मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा, दी है ना छुन्नू को? उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा, मुंह से बोलो, छुन्नू को दी है? हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के। आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए लिए मैं उसकी मां की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला, देखो, हमारे बेटे ने सच कबूल किया है। पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर मां उसकी बहुत खुश हो आई। उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी बलैया लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुरा आया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने बड़े प्रेम से पूछा, पाजेब छुन्नू के पास है ना? जाओ, मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रहा। मैंने कहा, जाओ बेटा, ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वह बोला, छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहां से देगा? मैंने कहा, अरे तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब छुन्नू के पास न हुई तो वह देगा कहां से? अंत में हारकर मैंने कहा, वह कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने कहां से उठाई थी? पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर वह तुमने छुन्नू को दिखाई? हाँ। और उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहां बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे? हाँ। सो पाजेब छुन्नू के पास रह गई? हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी? जाओ बेटा, उससे ले आओ। कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहां से देगा? मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा, अरे कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है? क्या किया है? बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला।
कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा, जाओ, जहां हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसके कान पकड़कर उठाए। कहा, सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं है। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मैं कुछ समझ ना सका। मैंने बाहर आकर धीरे से कहा, अरे जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं हो? पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहां से देगा। मैंने कहा, जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे, समझे ना? जाओ, तुम कहो तो। छुन्नू की मां तो कह रही है कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की मां ने कहा, नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तूने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा, हाँ, दी थी। दूसरे ओर से छुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला, मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांधकर कहा, दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा यह हुआ कि छुन्नू की मां ने छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती, हाय रे, अब हम चोर हो गए, कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल चली। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा, छुन्नू और उसकी मां दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली, ऐसी कोई बात भला सुलझती है? बोली कि हाँ, मैं तेज बोलती हूं। अब जाओ ना, तुम ही उनके पास से पाजेब निकाल कर लाते क्यों नहीं? तब जानू जब पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा, अरे पाजेब से बढ़कर शांति है, और अशांति में तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद छुन्नू की मां हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा, अरे छुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है। वह पाजेब कितने की थी? मैं उसके दाम भर सकती हूं। अरे यह आप क्या कहती हैं? अरे बच्चे बच्चे हैं, आपने छुन्नू से सहूलियत से पूछा भी। उन्होंने उसी समय छुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तैने पाजेब देखी हो? छुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वालों को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी, बताओ तो। छुन्नू ने उसका आकार बताया, जो ठीक ही था। मैंने उसकी मां की तरफ देखकर कहा, देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। मां ने मेरे सामने छुन्नू को खींचकर तभी धम धम पीटना शुरू कर दिया। क्यों रे, झूठ बोलता है? तेरी चमड़ी ना उधेड़ू तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव करके छुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा था, रोया बिल्कुल नहीं, और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से देख रहा था। खैर, मैंने सबको छुट्टी दी। कहा, जाओ बेटा छुन्नू, खेलो। उसकी मां को कहा, आप उसे मारिएगा नहीं, और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। छुन्नू चला गया। तब उसकी मां ने पूछा, आप उसे कसूरवार समझते हैं? मैंने कहा, मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर छुन्नू की मां ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूं, एक एक चीज देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहां? अरे छोड़िए भी, बेबात को बात बढ़ाने से क्या फायदा। सो ज्यो त्यों मैंने उन्हें दिलासा दिया, नहीं तो वह छुन्नू को पीट पाट हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाई ले रही थी। कुलच्छनी, आज उसी धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर, जिस तिस भांति बखेड़ा टला। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया, देखो,
आशुतोष को धमकाना मत। प्यार से सारी बातें पूछना। धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती से सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया है। 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दे दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहा है। 5 आने जो दिए वह छुन्नू के पास हैं। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी है। कहने लगी, मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब उसके पेट से निकलवाया है। 2-3 घंटे में मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा, अरे चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगवा लेंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीजें लेता है। उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। आशुतोष कहाँ है? यहीं बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। बंसी, जाकर उसे बुला तो लाओ। बंसी गया और उसने आकर कहा कि वे अभी आते हैं। क्या कर रहा है? मालिक, छुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया। तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया और गोद में लेने पर भी वह कोई विशेष प्रसन्न नहीं मालूम हुआ। उसकी मां ने खुश होकर कहा, आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी है। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होता था। मैंने कहा, आओ चलो, अब क्या बात है? क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना। हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम न देते? सुनो, अब से ऐसा मत करना बेटे। कमरे में जाकर मैंने उससे फिर पूछताछ की। क्यों बेटे, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए हैं ना? हाँ। और वह छुन्नू के पास है ना? हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना? नहीं। खर्च कर दिए? नहीं। नहीं खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं किए? उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए कि अभी हैं? जवाब में उसने एक बार हां कहा तो दूसरी बार नहीं कहा। मैंने कहा, अरे तो यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ। बेटा, मालूम है ना? हाँ। पतंग वाले से पैसे छुन्नू ने लिए हैं ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। अच्छा, कन्या कितनी थी बोलो? 2। बाकी पैसे थे? हाँ। दुअन्नी थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा, सच क्यों नहीं बोलते जी? सच बताओ, कितनी कन्या थी और कितना क्या था? वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो, बोलो नहीं तो। आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं, मैं क्या कह रहा हूं? इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने कान पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लाए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बताओगे? वह डर के मारे पीला हो आया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी, यहां आओ, इनको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद फिर उसे पास बुलवाया। उसका मुंह सूजा हुआ था। बिना कुछ बोले उसके ओठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाईं तरफ का चौराहा वाला? उसने कुछ ओटो में ही बड़बड़ा दिया, जिसे मैं कुछ समझ ना सका। वह चौराहे वाला? बोलो। हाँ। देखो, अपने चाचा के साथ चले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया। सब बात समझा कर कहा, देखो, 5 आने के पैसे ले जाओ। पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो यह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चे से माल ठगता है, समझे? नरमी की जरूरत नहीं है। और आशुतोष, अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा था। सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दिया। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझा कर कहा,
अरे भैया, घर की चीज है, दाम लगे हैं। भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ, चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज वापस मांग लेना। दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे, तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं। सच है ना बेटे? अब जाओ। पर वह जाने को तैयार ही नहीं दिखा। मुझे लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। इसमें बात क्या है? इसमें मुश्किल कहां है? समझा कर बात कर रहे हैं तो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने फिर सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश, अपने छोटे भाई को बुलाया। प्रकाश, इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैर से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ जाना नहीं चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत जबर करके फिर आशुतोष को पुचकारा। अरे जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज घर में आएगी, इतनी सी बात समझते नहीं। प्रकाश, इसे गोद में उठाकर ले जाओ और जो चीज मांगे उसे बाजार में दिला देना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसे चला मानो पैर उठाना उससे भारी हो रहा हो। 8 बरस का यह लड़का होने को आया, फिर भी देखो ना, किसी भी बात की उसमें समझ नहीं है। मुझे तो गुस्सा आया कि क्या बताऊं, लेकिन यह याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं, मैं अपने को दबाता चला गया। खैर, वह गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन देखता क्या हूं, कुछ देर में प्रकाश लौट आया है। मैंने पूछा, क्यों? बोला कि आशुतोष भाग आया है। अब वह कहां है? अब वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता। जाओ, पकड़ कर तो लाओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा, क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल, जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसको 2 चांटे दिए। थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीखा, पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा, ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो, दुष्ट। इस बार वह आधे घंटा बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे कोई दूसरा रास्ता ना दिखता था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था। खैर, मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरव्वत की जरूरत नहीं, समझे? प्रकाश गया और लौटने पर बताया कि उसके पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला आया। तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए? वह अपनी सफाई देने लगा। बस, तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया। वह हड़बड़ा कर उठा। मैंने कहा, कहो, क्या हालत है? थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं। फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा, या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद किए देते हैं। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा मालूम नहीं हुआ। खैर, उसे पकड़ कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकालकर उसे 1 रुपया दिया और कहा, बेटा, इसे पतंग वाले को दे देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं, तुम समझदार लड़के हो। उसने कहा, जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वह कहां से देगा? इसका क्या मतलब? तुमने कहा ना कि 5 आने में पाजेब दी है, ना हो तो छुन्नू को भी साथ ले लेना, समझे? वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला ही था कि इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा, अरे कहां जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूं। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा, अरे उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा, क्या बात है? कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया था।
मैंने डांट कर कहा, प्रकाश, इसे ले क्यों नहीं जाते हो? बुआ ने कहा, अरे बात क्या है? क्या बात है? मैंने पुकारा, बंसी, तू भी साथ जा, बीच से लौटने ना पाए। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा, अरे क्यों उसे सता रहे हो? कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले में भी राजनीति होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहां क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इसी प्रकार कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरका कर बोली, इनमें वह कागज है जो तुमने मांगे थे, और यह कहकर उन्होंने अपने बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा, अरे ये क्या? बोली, उस रोज भूल से ये पाजेब मेरे साथ चली गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? क्या हम जाने अनजाने में बच्चों के साथ ऐसा कर उनके लिए एक गलत मिसाल बना देते हैं? क्या उनके साथ बंधी एक विश्वास की डोर यूं ही तोड़ देते हैं? हमें जरूर बताएं hello@piyushagarwal.com पर। और हाँ, एप्पल पॉडकास्ट पर अपने रिव्यूज डालना न भूलें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है और कहानियां पसंद आ रही है तो हमारे क्राउड फंडिंग को सपोर्ट करें, ताकि हम इस कहानियों के सफर में और आगे जा सके। आप में से कई लोगों के खत और मैसेजेस आ रहे हैं, जिन्हें पढ़कर हमें बहुत खुशी मिलती है, लेकिन हम अभी भी अपने लक्ष्य से काफी दूर हैं। तो कहानी जानी अनजानी के इस सफर को 100 एपिसोड के आगे ले जाने के लिए आपके सपोर्ट और योगदान की आवश्यकता है। और जानकारी के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। आप जिस भी ऐप पर यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।